हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर टॉम। मेरा नाम है गोविंद तोमर और हम स्टडी कर रहे हैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक इम्प्लांटेशन। लास्ट क्लास में हमने ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो एक बार जरा थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे और इसके साथ जो है आज हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्लास में जो है हमने क्या स्टडी किया था। तो देखिए, मैं एक ब्लास्टुला या जो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है उसे दोबारा बना रहा हूँ। एक बार समझते हैं, राइट। ओके, so it went little wrong I guess and here it is correct. Okay fine. इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमने बात की थी कि ये कौन सी लेयर है, आप गैस कर सकते हैं दैट व्हाट लेयर इज दिस। सो वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोएक्टोडर्म और इट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, है ना। वी हैड डिस्कस की जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये देखिए हमारी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं उन्हें फॉर्म करेंगी। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती हैं दैट आई विल लेट यू नो इन सम टाइम कि एग्जैक्टली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती क्या है। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रोफोएक्टोडर्म। अब ये तो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोएक्टोडर्म। इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सो इफ यू कैन रिकॉल एवरीवन कि ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है यहाँ पर, देखिए हमने बात की थी ना, मोरिला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है एंड ब्लास्टुला में जो सारी सेल्स हैं वो एक कॉर्नर की तरफ आ गई हैं, मतलब एक पोल पर आ चुकी हैं इस तरीके से। तो इन्हें एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एम्ब्रियोनल सेल्स। या फिर हम लोग इनके लिए एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज ICM, एंड ICM स्टैंड फॉर इनर सेल मास। सो लेट अस लेबल दिस। सो एवरीवन, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल, this is called embryonal cell or it is called ICM. ICM stand for inner cell mass, इसे embryonal knob cell भी कह देते हैं। ठीक है, एंड जो येलो से कलर से जो है हमने लेयर बनाई है, this is called trophoectoderm. So this layer it is called trophoectoderm. इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? trophoectoderm. ठीक है, देखिए अभी मैं थोड़ी देर में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, बट अभी इस बात को यहाँ से ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है। ये जो पूरा अब लेट्स से ब्लास्टुला स्टेज है यही है, और ये जो कैविटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। इसी कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं और इस स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए अब एग्जैक्टली आप ये समझिए कि यूट्रस के कांटेक्ट में आने वाली है, राइट। तो मैं यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम है, ये इस तरीके से लेट्स से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, हमें पता है आउटर लेयर पेरीमेट्रियम होती है, देन मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ ब्लड वेजल्स होंगी, बहुत सारी जो है, मतलब इसमें अब काफी चेंजेस आएंगे एंडोमेट्रियम में, इतना हमें समझना है। तो ये लास्ट क्लास की स्टेज है जहां पे मैंने छोड़ा था कि इस स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब चलिए एग्जैक्टली होता क्या है ना, वो वाली बात समझते हैं। तो पहले राइटिंग सेशन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको जो है डायग्राम से समझाता हूँ। तो टॉपिक हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज इम्प्लांटेशन। लेट मी राइट विद द व्हाइट पेन। सो जो टॉपिक अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन को डिफाइन करते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। अब देखिए, जब हम लोग इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन इज एक्चुअली it is what? It is the attachment of the embryo in the blastula stage within the endometrium of the uterus. So it is we can say fixing or attachment, both word we can use. So we can say fixing or attachment of embryo, you know, at blastula stage or at blastocyst stage, within endometrium, राइट। अब देखिए एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है, आई एम श्योर आपको पता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम लोग बाहर से लेयर देख रहे हैं यूट्रस की, सो वी हैव एपीमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, दोनों ही किए, फिर मायोमेट्रियम दैट इज अ मस्कुलर लेयर, एंड देन वी आर हैविंग सो कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात। तो किस टाइम होता है इम्प्लांटेशन? देखिए फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 10 दिन के बीच में। सो फ्रॉम द 6th
टू द 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो अगर हम लोग पीरियड की बात करें यहां पर, सो जनरली फ्रॉम 6th to 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 10वें दिन के बीच में जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाता है। एंड मोर ओवर मैं यहाँ कहूंगा 7th डे आफ्टर इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन के लगभग 7वें दिन जो है ना, फर्टिलाइजेशन के लगभग 7वें दिन, मोर ज्यादातर केसेस में 7th डे पर हमको देखने को मिलता है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको पता चल गई है। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी यहाँ इस डायग्राम में आपको दो चीजें दिखाई। मतलब जनरली हमने अभी बात करी कि ट्रोफोएक्टोडर्म, जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, ये इसका एक और नाम है, एंड ये एम्ब्रियोनल सेल जिसे इनर सेल मास या आईसीएम कहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए एक तरफ हमारे पास आईसीएम है और दूसरी तरफ नहीं है, तो इस हिसाब से ना हम ये कह रहे हैं कि इस एम्ब्रियो में पोलैरिटी आ गई। ठीक है, और एक और चीज, जो सेल बिल्कुल ट्रोफोएक्टोडर्म से कनेक्शन में होती है, तो ये वाली सेल देख पा रहे हैं आप लोग, ये सेल कौन सी सेल्स हैं, ये एक्चुअली प्यारे बच्चों डायरेक्टली ट्रोफोएक्टोडर्म के कनेक्शन में है। तो इन सेल्स को हम लोग रॉबर्ट सेल्स या फिर राउबर्ट सेल्स कहते हैं, बाद में डीजनरेट कर जाएंगे, राउबर्ट सेल्स या फिर रोबर्ट सेल्स कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में मैं और डिटेल में जाऊंगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लेयर है ना ट्रोफोएक्टोडर्म, ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती है। मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ बड़ा ही क्लियरली, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जो अब एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, मतलब जो पूरा एम्ब्रियो बनेगा, है ना, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, जो पूरी जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेबी के, बच्चे के, तो वो इनर सेल मास से बनेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट एम्ब्रियोनल सेल, जिसे हम लोग इनर सेल मास भी कहते हैं, आईसीएम, ये जो है क्या बनाएगी, इट विल फॉर्म्स एम्ब्रियो प्रॉपर। तो जो एम्ब्रियो है एग्जैक्टली वो ये बनाएगी, इनर सेल मास। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अपने को क्या ध्यान रखनी है कि जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, दैट दिस ट्रोफोएक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ये क्या बनाएगी, तो इट विल फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, देखिए हमारे पास 4 मेम्ब्रेन होंगी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होंगी, राइट, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है हमारे पास। हमारे पास होगी कोरियन, हमारे पास होगी एम्नियन, and then we are having allantois, and then we are going to have so called yolk sac। तो ये 4 लेयर होंगी। ये 4 लेयर का फंक्शन क्या है, क्यों होती हैं, और जो भी बातें हैं ना इनसे रिलेटेड, वो हम लोग अपने जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का लेक्चर पढ़ेंगे ना, तब मैं बात करूंगा। आई थिंक मेरी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए, या ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैं वापस वाले इस डायग्राम पे आता हूँ। एक्चुअली जो एक ट्रोफोएक्टोडर्म है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ठीक है, अब प्लीज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 लेयर में डिफरेंशिएट होता है। ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, दिस ट्रोफोएक्टोडर्म अभी 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो it is going to differentiate into 2 layers। अब फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो फर्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये 2 लेयर में डिफरेंशिएट होगा, जिसमें से पहली लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो दूसरी लेयर है दैट विल बी सिंसिटियो, आई थिंक स्पेलिंग देख लेंगे अभी, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है जी, 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट होगा। मैं यहीं पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं आगे इस चीज को डायग्राम में बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है, बट आप मेरी बात में ध्यान से समझिए एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, मैं इस एम्ब्रियो को थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, अभी इनकेस अगर ये बनेगा तो प्रॉपरली।
just give me a second and let me make the embryo here. Okay, fine, let's make it. Okay, so let's make it here. I think we can go. Okay, I think it is going down and we are almost done. Fine. Let me connect it here. Okay, so this is the embryo we said. ठीक है, देखिए हमने क्या कहा अभी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है दो लेयर में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक लेयर, में इसे दूसरी लेयर भी बनाऊंगा, तो ये एक लेयर, ठीक है, दिस इज द वन लेयर। ओके, सो दिस इज द लेयर वन, इसको बना लेते हैं पहले पूरा, फिर हम बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द लेयर। अब देखिए आप इस लेयर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इस लेयर में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग सेल हैं। तो ये जो एग्जैक्टली लेयर है, ये अब आपको ट्रोफोब्लास्ट जैसी लेयर दिख रही है, ऑफकोर्स ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटो का मतलब क्या है कि हर सेल अपने को विजिबल है, जैसे देखो एक सेल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है, डिस्टिंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी सेल यहाँ जो है ना प्रेजेंट है, इस तरीके से जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और लेयर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो जो अभी ये मैं चारों तरफ बना रहा हूं ना, ये बनी ट्रोफोब्लास्ट से ही है, एंड दिस इज कॉल्ड सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। हालांकि हमें अपने एग्जाम से, नीट के एग्जाम से इतना जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि जब मैं गेस्ट रिलेशन या प्लेसेंटा की बात करूंगा ना, तो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने साइड बनाई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ पर सपोज की सेल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब दो सेल आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई है, इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। तो लेट मी ड्रॉ द न्यूक्लियर विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स से स्काई ब्लू कलर। तो ये मल्टी न्यूक्लियर लेयर हो गई। सो इसीलिए इसे हम लोग सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो बाहर वाली लेयर देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों आप लोग, दिस इज दिस सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट, यानी जो अंदर वाली लेयर देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है वो वाली बात मैं आपसे करूंगा। तो अब इम्प्लांटेशन कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। So it is the process of fixing or attachment of embryo at the blastocyst stage within the endometrium। ये आप blastocyst की स्टेज देख चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म दो लेयर में डिफरेंशिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारे पास कौन सी लेयर है, आई एम श्योर आप जानते हैं, दिस इज, ओके आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल, दिस इज इनर सेल मास, है ना। ये वाली जो सेल है दिस इज इनर सेल मास। ओके, सो इसे भी लेबल कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था इस वाली लेयर को अपन राउबर सेल्स बोलते हैं, एंड दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड आईसीएम। इसे हम लोग आईसीएम कहते हैं। देखिए अब इम्प्लांटेशन होगा एग्जैक्टली कैसे होगा। तो इम्प्लांटेशन की क्या मैकेनिज्म है मैं उस पर आता हूं, पहले मैं डायग्राम से बात करता हूं और उसके बाद फिर मैं जो है आपको सारा राइटिंग सेशन देता हूं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम जो है एक बार एम्ब्रियो फिर से इसको बनाते हैं ताकि हम जो है इस बात को अच्छी तरह से डिटेल में समझ पाए। तो हियर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द एम्ब्रियो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एम्ब्रियो, है ना, हमने ऐसे ही बनाया। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी लेयर हो गई, दिस इज साइटोट्रोफोएक्टोडर्म। सो व्हाट लेयर दिस इज कॉल्ड साइटोट्रोफोएक्टोडर्म, राइट। ओके, है ना, इसको पूरी बना लेते हैं। एंड इसके बाहर हमारे पास कौन सी लेयर होगी, हमारे पास इसके बाहर लेयर है वैसे तो सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। कौन सी लेयर है ये हमारे पास, सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है जी, so this is okay, let me draw with something different color. I think computer does not work here, will not work, so let me erase this, है ना। I don't know, erase क्यों नहीं, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। आपको पता है कि सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट भी होता है ना, मैं अभी उसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं रहा। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इस बात को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, दिस इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मैं बना रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। देखिए ये जो है हमारी ये एंडोमेट्रियम है,
ये इसके कांटेक्ट में है। अब ये जो है हमारी एंडोमेट्रियम। ओके, अब आप इस बात को समझिए प्लीज। ये हमारा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होगा। सिचुएशन कैसी होगी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको। ये जो एम्ब्रियो है इस एंडोमेट्रियम, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एंडोमेट्रियम, इसके अंदर इम्प्लांट होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर, सही सुना। तो अब होगा क्या, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ज्यादा वेस्कुलर हो जाएगी। देखिए वेस्कुलर से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ ब्लड वेजल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, ब्लड वेजल्स बढ़ जाएंगे का मतलब यहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें इम्प्लांटेशन होगा और एंडोमेट्रियम से कनेक्शंस बनेंगे, आगे प्लेसेंटा बनेगा। सो एंडोमेट्रियम को ही इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है। इसके लिए होता क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो ग्लाइकोजन कंटेनिंग सेल्स हैं, वो बढ़ जाएंगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उनमें ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, है ना। इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, आई मीन टू से एंडोमेट्रियम ज्यादा परमेबल हो जाएगी किसी चीज, मतलब आदान प्रदान के लिए, डिफ्यूजन के लिए, गैसेस के, एंड सो एंड सो। सो कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, एंडोमेट्रियम में बदलाव हो रहे हैं। क्या क्या, देखिए नॉर्मल एंडोमेट्रियम नहीं है। पहली बात तो ये एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो गई है प्रेगनेंसी के बाद, दिस एंडोमेट्रियम बिकम वेरी वेरी थिक। दूसरा क्या चेंज है, यहाँ ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। सो दिस इज ग्लाइकोजन फिल्ड फाइब्रोब्लास्ट, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज ग्लाइकोजन कंटेनिंग सेल, है ना। इस एंडोमेट्रियम की परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी का मतलब ये अलाउड करेगा सब्सटेंस को। इसके अलावा यहाँ ब्लड वेजल्स बढ़ गई हैं, यहाँ पर जो ब्लड है, लेट्स से कि ये मैं वेसल्स दिखा रहा हूँ, कटिंग सेक्शन दिखा रहा हूँ वैसे तो ब्लड वेसल्स बहुत सारी बढ़ गई हैं। क्या हो गई, ब्लड वेसल्स बढ़ गई हैं। ठीक है, ये चेंज किस में आ रहा है, ये आ रहा है एंडोमेट्रियम में। ऐसी एंडोमेट्रियम को जब प्रेगनेंसी में, इस तरह की एंडोमेट्रियम को प्यारे बच्चों हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसे हम लोग एंडोमेट्रियम ना कहकर डेसिडुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को ही बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में जब उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, ब्लड वेजल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई, एंड सो एंड सो। ये एक चेंज हुआ। दूसरा चेंज देखो अब क्या होता है ना, दूसरा चेंज क्या होता है, मैं इसे इसी कलर से दिखाता हूँ। आप ये देखिए ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली ये कोरियोनिक विलाय में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पहले तो ये, हालांकि कोरियोनिक विलाय चारों तरफ ही होंगी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बाद में कोरियोनिक विलाय सिर्फ एक तरफ बचती है और बाद में यही प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल में चारों तरफ कोरियोनिक विलाय बननी शुरू हो जाती है, बट बाद में कुछ समय बाद कोरियोनिक विलाय सिर्फ एक जगह मिलती हैं, एक कॉर्नर पे। तो देखो ये कोरियोनिक विलाय किस तरीके से बननी शुरू होती है, लेट्स से कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से अराइज होंगे, सब में अराइज होंगे चारों तरफ, ठीक है ना। ऐसे करके जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कोरियोनिक विलाय है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए बस, मतलब ऑफकोर्स ये यहाँ होगा नहीं, ओ कंप्लीटली हट गया तो चल कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसको पहले तो पूरा बना देता हूँ, है ना, एक सेकेंड। सो आई थिंक दिस इज नाउ लुकिंग मोर गुड, है ना। सो अब देखिए यहाँ ना कोरियोनिक विलाय बनने लगेंगी, क्या बनने लगेंगी, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाय है, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कोरियोनिक विलाय पेनिट्रेट कर रही हैं, किसको, एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट कर रही हैं। सो नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाय। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियल में, हालांकि पहले कोरियोनिक विलाय चारों तरफ बनती है, कोरियोनिक विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये बाद में सिर्फ एक तरफ रह जाएंगी, ये बाद में सिर्फ एम्ब्रियो के एक तरफ रह जाएंगी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जहां से एम्ब्रियो एंटर कर रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम में। दिस इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। इसके बाहर ऑब्वियसली सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है, यस उसके बाहर है। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं ये बनती जा रही हैं यहाँ पे, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। मैं अभी चारों तरफ भी बना देता हूँ, बच्चों को ना इस बारे में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं बड़े क्लियर से वर्ड्स में कह देता हूँ। इनिशियल में ये कोरियोनिक विलाय चारों तरफ बनती हैं, पर बाद में ये सिर्फ एक तरफ रह जाएंगी, यहाँ पर जहां मैंने ये साइन लगाया, जहां से इसकी एंट्री हुई है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ठीक। चलिए, आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आप समझिए, कोरियोनिक विलाय एंटर कर रही हैं, कहाँ एंटर कर रही हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो आप इस बात को समझिए कि ये एम्ब्रियो यहाँ पुश होता जा रहा है अंदर की तरफ, दिस एम्ब्रियो इज कंटिन्यूअसली पुशिंग इनटू द एंडोमेट्रियम।
एंड ये कैसे होता है दैट आई विल बी राइटिंग टू यू, ठीक है। तो इस बात को, मेरा ना एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं कैमरा ऑन करके ही वीडियो बनाता या रिकॉर्ड करता। सो आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है। एंड प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट सो कॉल्ड यस इनर सेल मास। बाद में इसमें बड़े सारे बदलाव आएंगे। ओके ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं कोई एनिमेशन जरूर डालूंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, या कुछ एनिमेशन टाइप बना के, ताकि आपको और क्लियर हो। या तो देखिए, मैं कोई लिंक नहीं डाल सकता किसी चैनल का, बट आप ना एक बार अगर चाहो तो ऐसे यूट्यूब पे देख सकते हैं एनिमेशन किसी इम्प्लांटेशन का। ओके ठीक है, तो अब आपने ये समझ लिया, जो अभी आपने यहाँ देखा ना, मैं उसको राइटिंग सेशन में लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या ओवरऑल कि जो कोरियोनिक विलाय है, इन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू करा। कहाँ पर? विद इन दी एंडोमेट्रियम इन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू करा। अब देखो ये पेनिट्रेट कैसे करती है, मतलब ये एंडोमेट्रियम को मैकेनिकली पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैकेनिकली पुश कर रहे हैं, और ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिससे पार्शियली एंडोमेट्रियम का कुछ डाइजेशन होता रहता है। मतलब वहां से एंडोमेट्रियम हटती जाएगी, और ये जो एम्ब्रियो है ये एंडोमेट्रियम के अंदर जाता रहेगा। कब तक जाएगा? जब तक ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से नहीं घुस जाता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये जो एम्ब्रियो है ये पूरी तरीके से कहाँ चला जाएगा? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट सिचुएशन दिखाऊं, तो देखो नेक्स्ट सिचुएशन कैसी होगी, ये वाली बात समझते हैं, आइए। सो हियर वी हैव एंडोमेट्रियम। अब मैं एंडोमेट्रियम थोड़ी ज्यादा बना देता हूं ऐसे। लेट्स से ये हमारे पास एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, और इसी एंडोमेट्रियम के अंदर where I am going to have this. Okay, fine. So एक second, let me have a color. Wait a minute. So what I'm trying to say now, that this is the embryo. Let us say ये हमारा एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो कंप्लीटली किससे सराउंड है, इस बात को मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, और मुझे लग रहा है पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज करके देखेंगे, हाँ चलो ठीक है, हो गया। ओके, so we are going to have, this is, as you know, endometrium, sorry, this is ट्रोफोब्लास्ट। अभी वो सब बना नहीं रहा, ठीक है, बट आप ये वाली बात समझ चुके हैं कि यहाँ पर ये क्या डेवलप हो चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय ना ऐसे चारों तरफ थे, ठीक है, हालांकि ये धीरे 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 खत्म हो जाएंगे और एक तरफ बचेंगे। और दूसरी बात आप समझिए, ये क्या है हमारे पास? ये एंडोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका है इस टाइम ये, तो एंडोमेट्रियम इसकी चारों तरफ है, बिल्कुल एंडोमेट्रियम। और जिस एंडोमेट्रियम को हम लोग एक्चुअली डेसिडुआ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? डेसिडुआ। तो आप समझिए इस बात को, मैंने कहा था ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, आई सेड दिस इज द एंडोमेट्रियम, आई सेड दिस इज द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में, ये एंडोमेट्रियम इस तरीके से चलेगी चारों तरफ इसके, और आप ये कह सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस चुका है एम्ब्रियो हमारा जो कंप्लीटली है, तो ये एंडोमेट्रियम में घुस चुका है। और आप देखिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए कि कोरियोनिक विलाय कहाँ एंटर कर चुके हैं, ये ब्लड वेजल है। तो ये कोरियोनिक विलाय ब्लड वेजल्स में, और ये किसकी ब्लड वेजल है? मदर की ब्लड वेजल है। मैं आपको समझाऊंगा आगे फीटल सर्कुलेशन में कैसे होता है, वहां किस तरीके से ब्लड वेजल डेवलप होती है, प्लेसेंटा कैसे बनता है प्रॉपर, एंड सो हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप इतनी तो बात समझ चुके हैं कि ये कोरियोनिक विलाय कहाँ जा चुकी हैं? ब्लड, मैटरनल ब्लड में जा चुकी हैं। तब तक जाती रहेंगी ये कोरियोनिक विलाय एंडोमेट्रियम में, जब तक ये मैटरनल ब्लड को टच नहीं कर लेती। उसको भी डाइजेस्ट करेंगे, उसकी वॉल को भी। सो विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, दोबारा हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सो दिस इज, वी हैव साइटोट्रोफोब्लास्ट, है ना, मैं बना देता हूँ फटाफट। सो दिस फटाफट, ऑब्वियसली अब मैं डायग्राम की सुंदरता की बात नहीं कर रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ठीक है जी। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड वी आर गोइंग टू हैव इनर सेल मास। सो दिस इज ऑल इनर सेल मास। तो ये जो हमारे पास अभी सारा है, ये इनर सेल मास है हमारा, ठीक है, ये हमारा इनर सेल मास है। चलो, तो अब इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन को हम लोग डीसीआर भी कहते हैं यहाँ पर, और इसे डीसीआर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। एग्जैक्टली डीसीआर का मतलब होता है डेसिडुअल सेल रिएक्शन।
मैंने आपको बताया कि जो एंडोमेट्रियम है अब इस टाइम ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम की तरह नहीं है, इसमें ग्लाइकोजन ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा है, थिक ज़्यादा है, तो इसको डेसिडुआ कहते हैं। दैट्स वाई इसमें जो भी चेंजेस आएंगे दैट इज कॉल्ड डेसिडुअल सेल रिएक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं डेसिडुअल सेल रिएक्शन से। अब इस डेसिडुअल सेल रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो अपने को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे होता है हमारे एम्ब्रियो का, वहां पर जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ी सी स्वेल कर जाती है। तो पहला ठीक है, एंडोमेट्रियम आई एम राइटिंग हियर, endometrium swells up at the point of implantation, at the point of implantation। पहली बात तो ये, और ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन का पहला स्टेप है। मतलब जब एंडोमेट्रियम ऐसे स्वेल अप करने लग जाए ना साइड में जहां इम्प्लांटेशन होना है, मतलब जहां ब्लास्टोसिस टच होने वाला है, तो ये पहला रिएक्शन है। सो इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ डीसीआर। ये डीसीआर का पहला साइन होता है, ठीक है जी। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। हम आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली होता क्या है, आपको समझना है कि जो कोरियोनिक विलाएं हैं, आई एम राइटिंग हियर कोरियोनिक विलाएं, अब आप समझ चुके हैं कोरियोनिक विलाएं बन चुकी हैं। कोरियोनिक विलाएं दे रिलीजेस certain lytic enzymes, lytic enzyme, and partially or little bit digest endometrium। ठीक है जी, तो ये एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करना शुरू करती है। इसके बाद क्या होता है, अब देखिए इस बात को समझिए कि मैं कह रहा हूं कि एंडोमेट्रियम का डाइजेशन पूरा नहीं हो रहा, मतलब थोड़ी सी एंडोमेट्रियम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हट रही है। तो किसको स्पेस मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है कि कोरियोनिक विलाएं अब अंदर की तरफ पुश हो सकती है। तो हम इस वाली बात को लिखेंगे यहाँ पर साइमल्टेनियसली व्हाट एग्जैक्टली हैपन ना। सो लेट मी, ओके सो ओके वेट, there is no space, I think। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पूरी मैकेनिज्म पे। तो हमने कहा पहला पॉइंट दैट कोरियोनिक विलाए रिलीजेस लाइटिक एंजाइम्स, एंड सेकंड मैं कह रहा हूं कि कोरियोनिक विलाए, यू नो दीस कोरियोनिक विलाए, you know basically what they do, they penetrate into deep, they penetrate into endometrium deeply, endometrium deeply, lytic by, I should say by lytic and mechanical method, by lytic and mechanical method। देखिए लाइटिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ लाइसिंग एंजाइम्स रिलीज करती है। लाइटिक का मतलब लाइसिंग एंजाइम्स वहां से रिलीज होंगे, और ये लाइसिंग एंजाइम बेसिकली करेंगे क्या, डाइजेस्ट करेंगे किस चीज को, एंडोमेट्रियम को, जिससे कोरियोनिक विलाए मैकेनिकली भी पुश कर रही है। तो वो क्या रहा है कि जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये वाली बात अपने को समझनी है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इन लाइसिंग एंजाइम से एंडोमेट्रियम डिसरप्ट हो जाती है। सो एंडोमेट्रियम मेन मैकेनिज्म तो यही है, देखो एंडोमेट्रियम गेट डैमेज्ड और डिसरप्टेड, इससे थोड़ा सा ना ब्लड भी आता है ऑब्वियसली। तो इसको ना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोल देते हैं या इम्प्लांटेशन फ्लो। अब आप समझिए इस बात को, देखिए जैसे एंडोमेट्रियम में होता क्या है कि जब एंडोमेट्रियम थोड़ी सी डाइजेस्ट होती है ऑब्वियसली, तो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती हैं। तो कई बार ना फीमेल ऐसे फील करती है, आई मीन टू से फीमेल फील्स कि उनका ब्लड बाहर आ रहा है बॉडी से ऑब्वियसली थ्रू दी वजाइना। सो उन्हें लगता है कि ऐसे मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि फॉल्स मेंस्ट्रुएशन का जो है साइन है। तो इम्प्लांटेशन जब हो रहा है तो एंडोमेट्रियम डाइजेस्ट हो रही है, तो बहुत कम अमाउंट में, जैसे कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है दे कैन लीक आउट। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ना कि जब एंडोमेट्रियम डाइजेस्ट हो रही है तो इट इज अ फॉल्स मेंस्ट्रुएशन का साइन। तो फीमेल थिंक थॉट कि अरे ये तो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि डाइजेशन जो हो रहा है एंडोमेट्रियम का तो वहाँ थोड़ा ब्लड आ जाता है। इसके अलावा हालांकि हम लोग मेडिकली एक टर्म यूज करते हैं, बट एनीवे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि वो कोई मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं है या फिर वो कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं है, वो सिर्फ एक फॉल्स मेंस्ट्रुएशन का जो है ना ऐसा साइन टाइप का है
क्योंकि आपको समझना है कि जब इम्प्लांटेशन हो रहा है तो एंडोमेट्रियम की डिसरप्शन से वो थोड़ा सा ब्लड आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, तो एंडोमेट्रियम अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जैसे कि एंडोमेट्रियम में देखो दो मेन चेंजेस आते हैं। तो एंडोमेट्रियम, आई एम राइटिंग एंडोमेट्रियम undergoes yes आएगा ये, undergoes certain changes। इन चेंजेस में क्या है, जैसे कि फर्स्ट परमेबिलिटी जो है ब्लड वेजल्स की, सो ब्लड वेजल परमेबिलिटी, ब्लड वेजल्स परमेबिलिटी इंक्रीजेस, है ना। ब्लड वेजल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि वहां पर फाइनली प्लेसेंटा जो है बनेगा, तो इसके लिए चाहिए, ठीक है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन फिल्ड सेल, glycogen filled cells accumulated in endometrium more and more। अब वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है एंडोमेट्रियम, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। सो अब इसके साथ ग्लाइकोजन हो गया है ताकि नरिशमेंट मिलता रहे, ब्लड वेजल्स की परमिबिलिटी बढ़ गई है, और फाइनली जो एम्ब्रियो है वो कहाँ आ चुका है, एंडोमेट्रियम के अंदर आ चुका, तो इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मेन क्या है, कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट इनटू एंडोमेट्रियम डीपली बाय एनालिटिक एंड मैकेनिकल मेथड। जब तक वो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में नहीं आ जाती है तब तक कोरियोनिक विलाई अंदर जाती रहती है। हम लोग प्लेसेंटा में और डिटेल में जो है इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम पे आइए। अब आप जो इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने आपसे कहा कि एंडोमेट्रियम को जो है हम लोग डेसिडुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है हमारा, ठीक है, ये तीन तरीके से एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है। पहला तो ये वाला जो पार्ट है एंडोमेट्रियम का, जो आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं, इसने पूरी तरह से कवर कर लिया इस एम्ब्रियो को। तो इस पार्ट को एंडोमेट्रियम के कहते हैं हम लोग डेसिडुआ कैप्सुलरिस। इसने कैप्सूल की तरह कवर कर लिया ना, तो इसको हम लोग कह देते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसने पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम को जो है कवर अप कर लिया, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इतना पार्ट देखिए एंडोमेट्रियम का, मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट जहां से कोरियोनिक विलाई एंटर करी है ना, डायरेक्टली, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग डेसिडुआ बेसालिस। तो दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस। ये एंडोमेट्रियम के ही पार्ट है, बेसालिस। एक्चुअली यहां से ही किस तरीके से प्लेसेंटा बनेगा, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को, तो ये तो कांटेक्ट में भी नहीं है, राइट, ये कांटेक्ट में नहीं है किसी के भी, आई मीन टू से ये एम्ब्रियो के कांटेक्ट में नहीं है। तो इस पार्ट को हम लोग कह देते हैं डेसिडुआ पेरिटैलिस। तो दिस इज वी कॉल इट एज डेसिडुआ पेरिटैलिस, ठीक है जी। ये वाली बात अपने को समझनी है। तो ये तीन पार्ट हो गए हमारे डेसिडुआ के भी, ओके। सो ओवरऑल ये मैकेनिज्म है इम्प्लांटेशन की थ्रू डीसीआर। यहाँ मैं आपको एक और बात याद दिला देना चाहूंगा, अब आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रेविटेक्स टेस्ट बोलते हैं। मैं यही क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेक्स टेस्ट। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि आपको समझना है कि एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, बट मैंने आपसे कहा कि एंडोमेट्रियम को थिक होने के लिए तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है, मतलब अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया, मेंस्ट्रुएशन में भी डिस्कस किया। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन होने के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, और उसकी थिकनिंग के लिए अपने को ईस्ट्रोजन चाहिए। अभी क्वेश्चन ये है कि ये कहां से आएगा, क्योंकि वो तो प्लेसेंटा बनाता है और पहले कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा था। तो क्या अभी कॉर्पस ल्यूटियम है? सो आंसर है बिल्कुल है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ आता है प्यारे बच्चों कि कॉर्पस ल्यूटियम को तो मेंटेन करने के लिए एलएच हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब एलएच कहां से आएगा? तो देखिए इसी बात को समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा फर्टिलाइजेशन के छठे से 10वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसका मतलब तब तक कोरियोनिक विलाई बन चुकी है और अभी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं करा है, मतलब अभी तक कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन नहीं होता। तो इस समय तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, ठीक है। अब इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो सकता है। तो जो एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो में जैसे ही ये कोरियोनिक विलाई बनती है और ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं जिसे HCG कहते हैं। HCG स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। आप गोनेडोट्रोपिन का मतलब तो समझते ही होंगे, है ना, एलर्जिक तरह का गोनेडोट्रोपिन है।
और कोरियोनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोरियोनिक विलाय से निकल रहा है ह्यूमंस में। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या करता है ना, ये अब एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इट मिमिक्स एज, मतलब मिमिक्स तो नहीं कहूंगा, ऐसे कह सकते हैं कि इट गिव्स अ मैसेज टू द कॉर्पस ल्यूटियम कि प्रेगनेंसी हो चुकी है और अभी आपको तब तक रहना है जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता, एटलीस्ट तब तक रहना है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये जो है एक मैसेज दे रहा है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो मैं लिख रहा हूं it helps in maintenance of corpus luteum, and that's how the corpus luteum keep secreting progesterone. ठीक है, and this progesterone is the actual thing that is help in the maintenance of pregnancy, है ना। सॉरी, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम। ठीक है, ग्रेविडेक्स एग्जैक्टली क्या है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ। प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम में जैसे प्रेगनेंसी स्टेबलाइज होती है तो फीमेल फील्स वेरी नोशिया टाइप का, जैसे वॉमिटिंग टाइप का आना या नोशिया जिसको बोल देते हैं, उसकी फीलिंग भी यही प्रोजेस्टेरोन की वजह से आती है। तो ये जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नोशिया टाइप ऑफ फीलिंग। नोशिया टाइप ऑफ फीलिंग इनिशियल में ना ऐसे वॉमिटिंग टाइप की आती है, आपने एक सीरियल में तो देखा ही होगा, द फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल दे फील नोशिया, है ना। तो ये होता है। अभी ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या है, तो देखो ग्रेविडेक्स टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट प्रेगनेंसी। तो हम इसे टेस्ट प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट नहीं है, मैं फिर बताता हूँ, ये ब्लड टेस्ट नहीं है। ब्लड टेस्ट से भी प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एचसीजी हार्मोन एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली हाई होती है, तो इससे यूरिन में डिटेक्ट किया जा सकता है। इसका यूरिन डिटेक्शन पॉसिबल है थ्रू प्रेगनेंसी किट, है ना। प्रेगनेंसी किट जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उन किट पर जो है उन किट से एचसीजी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यूरिन डिटेक्शन के थ्रू हम लोग एचसीजी को पता लगा लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर किट आती है इसकी, ठीक है, उस पर यूरिन की जो है मॉर्निंग में यूरिन की जो है ड्रॉप रखने से उससे पता चल जाता है। ठीक है, अपने को इतना ध्यान रखना है, तो उसको ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताया था, एक टर्म होता है फॉल्स प्रेगनेंसी। ऐसी फीमेल जो है ना प्रेगनेंसी के बारे में सोचती रहती है, मतलब दे आर बी लाइक कि उन्हें प्रेग्नेंट होना होता है, तो कई बार फॉल्स प्रेगनेंसी ऐसी हो जाती है कि लाइक कि अगर वो ऐसे टेस्ट कर रहे होते हैं एचसीजी के लिए, तो वो एग्जैक्टली प्रेग्नेंट तो नहीं होती है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको हम लोग फॉल्स प्रेगनेंसी बोलते हैं कि वो रियलिटी में तो प्रेग्नेंट नहीं होती लेकिन वो जो टेस्ट है कई बार पॉजिटिव आ जाता है। बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन एचसीजी की ब्लड में जो है हो सकती है। इस बारे में जब जो है फीमेल जब जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचती हैं कि उन्हें प्रेग्नेंट होना है एंड सो, तब ऐसे केस में फॉल्स प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता, बट फॉल्स प्रेगनेंसी जो है डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से कंफर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का जो लेक्चर था ये था आज इम्प्लांटेशन के बारे में, एंड वी हैव डन द कंप्लीट इम्प्लांटेशन। आज के लेक्चर की टेक अवे ये है कि इम्प्लांटेशन 6 से 10 डे के बीच में होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अप्रोप्रिएट 7th डे पे होता है। दूसरा टेक अवे आज जो हमने मेन लेना है वो ये लेना है कि मैकेनिज्म है लाइटिक एंड मैकेनिकल मेथड। तो कोरियोनिक विलाय सीक्रेट सर्टेन लाइटिक एंजाइम जो डिसरप्ट करते हैं एंडोमेट्रियम को, एंड दैट्स हाउ जो कंप्लीटली जो एम्ब्रियो है वो इसमें एम्बेडेड हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना भूल गया और वो मुझे अभी याद भी आ गई, तो यहाँ देखो ह्यूमंस में एग्जैक्टली ऐसा देखने को मिलता है, जनरली ह्यूमंस में, ठीक है जी, ऐसा देखने को मिलता है कि जो ये इम्प्लांटेशन है, ठीक है, वो कंप्लीटली हुआ है एंडोमेट्रियम के अंदर, मतलब जो पूरी तरीके से एम्ब्रियो है ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया। ऐसा एप्स और ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो इस तरह के इम्प्लांटेशन को इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन। सो ये किसका फीचर है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। बेसिकली होता क्या है कि जो पूरी तरीके से एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो गया विद इन एंडोमेट्रियम, तो कंप्लीटली कवर हो गया है एंडोमेट्रियम से ये हमारा एम्ब्रियो। आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा,
एंड इन केस इफ यू आर मतलब आपको समझ में आया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and do like it and do share with your friends. Thank you. Bye.